हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं फिर से आप सबका मेरे चैनल इकोनॉमिक्स इज़ इंटरेस्टिंग पर स्वागत करता हूँ। आज जो हम आंसर देखने वाले हैं इस वीडियो में, इसका नाम है कॉजेस फॉर रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, जो कि 10 मार्क्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर्स में इस सवाल को बार बार पूछा गया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस आंसर को बहुत ध्यान से समझें और जितना जल्दी हो सके इसको अच्छे से याद भी कर लें, ताकि आप अच्छे से नंबर स्कोर कर सकें। तो आइए चलते हैं आंसर की एक्सप्लेनेशन की तरफ। पॉपुलेशन, चलिए समझते हैं पॉपुलेशन किसे कहते हैं। अगर आप कोई भी एक कंट्री का एग्जाम्पल ले लो, जैसा कि हम हमारे भारत देश का ही एग्जाम्पल ले लें, तो जितने लोग भारत देश में रहते हैं उन सब लोगों को अगर हम इकट्ठा कर लें तो उस एरिया की वो पॉपुलेशन मानी जाएगी। तो आप अगर इसको इंग्लिश में कहें तो कह सकते हैं कि इट इज़ एन एग्रीगेट observation or aggregate calculation of people that is done in any country। तो पॉपुलेशन का कैलकुलेट करना भी, यानी कि पॉपुलेशन का आबादी का बढ़ना और उसकी कितनी आबादी बढ़ रही है उसका परसेंटेज भी मालूम रखना और उसको हर थोड़े दिन के बाद चेक करना, देखते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये कंट्रोल नहीं किया गया तो ये बहुत दुविधा वाली बात आगे सिद्ध होगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि पॉपुलेशन की वजह से क्या-क्या परेशानियाँ हुई है इस आंसर में। और एक-एक बात यहाँ पर हमको देखने में मिलती है कि एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है रॉबर्ट माल्थस। इन्होंने इनकी एक बुक में लिखा था जिसका नाम है एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इन्होंने लिखा था कि जो पॉपुलेशन का, यानी कि आबादी का जो बढ़ने का सिलसिला है, जिस तरह से आबादी बढ़ती है, इन्होंने सिर्फ भारत देश के अंदर जो आबादी बढ़ती है इसके बारे में नहीं कहा, पूरी दुनिया में जिस तरह से आबादी का बढ़ने का सिलसिला है, जिस तरह से बढ़ती है, उसके बारे में कहा था। तो इनके कहने का मतलब ये है कि पॉपुलेशन, आबादी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के फॉर्म में बढ़ती है। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का मतलब ये है कि अगर आप 2 को स्क्वायर करो तो 4 होंगे और 4 को स्क्वायर करो तो 16 होंगे। इसी तरीके से पॉपुलेशन बढ़ेगी। और इसके साथ-साथ इन्होंने अपनी बुक में ये भी लिखा कि अगर पॉपुलेशन को चेक नहीं किया गया, मतलब अगर कंट्रोल नहीं किया गया, तो वो हर 25 साल के बाद डबल हो जाएगी। ये इनके एनालिसिस थे, जिसकी वजह से इनकी जो थियरी है, इसको बोला गया माल्थुसियन थियरी ऑफ पॉपुलेशन, जो कि बहुत फेमस है। पॉपुलेशन के बढ़ने के मुख्य 3 कारण माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण ये है कि हाई बर्थ रेट। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैदा होते जाएंगे तो आबादी बढ़ने का नाम हमेशा लेती रहेगी। दूसरा, रिलेटिवली लोअर डेथ रेट। अगर सिर्फ लोग पैदा ही होते गए, अगर मेडिकल फैसिलिटी अच्छी रहने की वजह से, बेहतर रहने की वजह से अगर लोग कम मरते हैं तो पैदा होने का रेट तो कभी कम नहीं हो रहा, और अगर मर भी नहीं रहे हैं तो यहाँ पर
एक एरिया में या फिर पूरी दुनिया का एग्जाम्पल ले लो, लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती ही रहेगी और बढ़ी हुई ही मानी जाएगी। थर्ड है, तीसरा पॉइंट है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब ये होता है कि कभी-कभी लोग काम के सिलसिले में या फिर अपने आप को सेटल करने के लिए लोग क्या करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाकर वहाँ पर बस जाते हैं, क्योंकि वहाँ की फैसिलिटीज़, वहाँ की सुविधाएं उनको अच्छी लगती हैं। उस तरह से जब लोग आते हैं तब भी पॉपुलेशन बढ़ती है। तो आइए अब देखते हैं कि हाई बर्थ रेट यानी कि पॉपुलेशन के बढ़ने के क्या-क्या वजह है, डेथ रेट के क्या वजह हैं और इमिग्रेशन की वजह से कैसा पॉपुलेशन बढ़ेगी। सबसे पहला रीज़न हाई बर्थ रेट में जो निकल कर सामने आता है वो है प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब बहुत पहले से एग्रीकल्चर का यानी कि खेती बाड़ी का जो डोमिनेशन है, यानी कि लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा काम करना जो पसंद करते हैं उसको लेकर। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ये पॉपुलेशन को यानी कि आबादी के बढ़ने में अपना योगदान देता है। इंडिया इज़ प्रिडोमिनेंटली एग्रेरियन सोसाइटी. In an agrarian economy, children are considered as assets, not a burden, as they play a role of an earning hand at home. इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी फार्मर को देख लो तो वहाँ पर अगर कोई फार्मर के ज़्यादा बच्चे होंगे तो वो कभी अपने बच्चों को ये नहीं समझेगा कि मैं उनको 3 टाइम खाना तो नहीं खिला पा रहा हूँ, 3 टाइम्स फूड अ डे, लेकिन ये मेरे ऊपर कोई बोझ बने हुए नहीं हैं, बल्कि ये मेरे काम में हाथ बटाने के लिए, मेरे 2 हाथों को 4, 6 और 8 करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं और जितने मेरे पास बच्चे होंगे, उतना मैं ज़्यादा कमा पाऊँगा। तो फार्मर्स की लाइफ में, किसान की लाइफ में ये देखा गया कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे वो उनको उनके एग्रीकल्चर फील्ड में यानी कि खेती बाड़ी में हाथ बटाएंगे। इसी सोच के साथ पॉपुलेशन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहा और ये भी एक पॉपुलेशन के बढ़ने का फैक्टर माना गया। अगर हर कोई यही सोचता रहे कि हमारे एक रुकने से क्या होगा, अगर सब यही सोचता रहे तो पॉपुलेशन कभी कम नहीं होगी। सो दिस इज कंसिडर्ड एज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। दूसरा रीज़न जो कि हाई बर्थ रेट यानी कि बर्थ रेट बढ़ने का जो रीज़न माना गया है वो है स्लो अर्बनाइजेशन। अब आप जानते होंगे कि इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में 2 तरीके के एरियाज़ पाए जाते हैं। पहले एरिया को बोलेंगे अर्बन एरिया, दूसरे एरिया को बोलेंगे रूरल एरिया। अर्बन एरिया वो एरिया होता है जिसको हम हमारी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में सिटी बोलेंगे, जहाँ पर सब सुविधाएं मिलेंगी आपको, हर चीज़ की, पढ़ाई से लेकर हॉस्पिटल से लेकर आपको आपकी जो भी ज़रूरत है वो सब चीज़ें आपको बड़ी आसानी से मिलेंगी। उस एरिया को बोलेंगे अर्बन एरिया। और रूरल एरिया यानी कि विलेजेस, गांव, जहाँ पर आपको रोज़गार भी कभी-कभी मिलने के लिए बहुत मुश्किल होगी, जिसके लिए आपको सिटी यानी कि अर्बन एरिया में आकर रोज़गार ढूंढना पड़ता है। कोई-कोई एरियाज़ या कोई-कोई गांव ऐसे हैं जहां पर रोज़गार भी प्राप्त होता है लोगों को। तो स्लो अर्बनाइजेशन भी एक रीज़न है जो पॉपुलेशन बढ़ती है उसके लिए। और दूसरी बात ये है कि जितना अर्बनाइजेशन का प्रोसेस जल्दी होगा या फिर क्विक होगा, उतना जल्दी लोग अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए समझेंगे, क्योंकि जब लोग काम करने में व्यस्त होंगे तो पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली कम होगी।
जब लोग काम में व्यस्त होंगे, जब लोग काम करने के बाद जब महीने में जब उनको हाथ में सैलरी आती है, तब वो ये सोचेंगे कि अगर हमारे पास ज़्यादा बच्चे होंगे, तो हम उनको किस तरह पाल पाएँगे। ये सोच बहुत ज़रूरी है। अगर ये सोच हमारे भारत देश में शुरू हो जाए, यानी कि अगर हमारे भारत देश में अर्बनाइजेशन का प्रोसेस अगर स्पीड हो जाए, तो हमारे पास पॉपुलेशन कम होती दिखाई देगी। लेकिन अगर आप हमारे देश में देखोगे, तो दुर्भाग्यपूर्ण हमको ये कहना पड़ेगा कि अर्बनाइजेशन का जो प्रोसेस है, सिटी बनने का जो प्रोसेस है, वो बहुत स्लो है। पॉइंट नंबर 3 है इलिटरेसी, जो हाई बर्थ रेट के होने में कंट्रीब्यूट करता है। इलिटरेसी अगर आप कॉमन वर्ड्स में या आसान शब्दों में समझोगे, तो उसका मीनिंग ये है कि लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको इलिटरेट कहा जाता है। तो अगर आप हमारे भारत देश में देखोगे, तो इलिटरेसी बहुत सालों से चलती आ रही है। अगर आप इंडिपेंडेंस आज़ादी से पहले हमारे भारत देश के लोगों को देखोगे, तो हमारा भारत देश कभी पढ़ाई लिखाई के लिए ज़्यादा नामचीन नहीं हुआ है। मतलब यहाँ पे ज़्यादा लोग पढ़ाई लिखाई नहीं किया करते थे। बहुत कम लोग ऐसे थे जो बाहर देश जाकर अपने डिग्रीज, अपनी पढ़ाई ख़त्म कर कर आते थे, और बहुत ज़्यादा लोग थे जो यहाँ पर इलिटरेट थे, जो सिर्फ खेती बाड़ी में किसान का काम करना, या फिर उनके फादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, दादा परदादा लोग जो भी काम किया करते थे, उस चीज़ को ही कंटिन्यू करना बेहतर समझते थे। लेकिन जैसा-जैसा टाइम आगे बढ़ता गया, वैसे-वैसे लोगों के अंदर चेंजेस भी आने लगे, और जो कि बहुत सही भी है और एक सोसाइटी को डेवलप करने के लिए ज़रूरी भी है। तो देखेंगे इलिटरेसी किस तरह से इंडिया के अंदर हाई बर्थ रेट को इंक्रीज़ रखने में कंट्रीब्यूट किया है। लैक ऑफ एजुकेशन अमंग पीपल, स्पेशली अमंग द वुमेन, causes people to have irrational attitude and it also results in big family size। ये बात बिल्कुल सही मानी गई है और बिल्कुल सटीक है। अगर घर में एक वुमेन को, एक लेडी को अगर पढ़ाया लिखाया जाए, तो वहाँ पर उस फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा बर्थ्स को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होने को रोका जा सकता है। तो यहाँ पर वुमेन की एजुकेशन, यानी कि लेडीज़ की एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी देखी गई। लेकिन हमारा समाज पहले के वक्त में इस तरह का था कि लेडीज़ को, यानी कि औरत को घर की चार दीवारी में ही उसका सब कुछ माना जाता था। उसको बाहर निकलकर अपने आप को काम करने के लिए मौका नहीं दिया जाता था। ये भी एक कहीं न कहीं रीज़न कंट्रीब्यूट करता है हमारी हाई बर्थ रेट की सिचुएशन को एक्जिस्टेंस में रखने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा सच है। अगर आप हमारे देश की स्टैटिस्टिक्स देखोगे कि कितने परसेंटेज ऑफ मेल एजुकेटेड हैं और कितने परसेंटेज ऑफ फीमेल एजुकेटेड हैं, तो अभी भी आपको फीमेल का परसेंटेज कम दिखेगा, जो कि है 64%, और मेल का परसेंटेज है 82%। अभी भी हमको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल को एजुकेटेड करें, ताकि पॉपुलेशन कम हो सके। क्योंकि पॉपुलेशन कम होने में, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों का एजुकेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप एजुकेटेड नहीं रहोगे, आपके सामने जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, वो दूर रहेगी। दैट इज़ व्हाई इट इज़ राइटली सेड, एजुकेशन रिमूव्स इग्नोरेंस। फोर्थ पॉइंट है हाई इंसिडेंस ऑफ पावर्टी। पावर्टी भी हाई पॉपुलेशन को कंट्रीब्यूट करती है।
पहले जानते हैं कि पॉवर्टी का मतलब होता क्या है। अगर एक एरिया में या एक कंट्री में या एक कोई भी डिस्ट्रिक्ट में ले लो आप, कोई एक सेक्शन अगर आपको इस तरह दिखे कि उनके पास ना 3 टाइम खाने के लिए खाना हो, ना पहनने के लिए कपड़े हों और ना सर के ऊपर छत हो, if they are not able to get all the 3 basic requirements of life, food, clothing and shelter, उस तरह के लोगों को आप मानोगे कि they are living in poverty। तो इस तरह के लोग जिसको बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ नहीं मिल पाते, वैसे लोग हमारे भारत देश में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। आइए देखते हैं ये पॉइंट क्या कहता है। When a certain section of people unable to get basic amenities of life, then it is known as situation of poverty। जो कि मैं अभी आपको समझाया हूँ। There is a high incidence of poverty in India, and it has been observed that poor people tend to have large families as they consider every child a earning hand। ये भी एक हमारे भारत देश का कड़वा सच है कि जो लोग पुअर होते हैं, जिनके पास फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग नहीं होती, अक्सर उनकी फैमिली साइज ही बहुत बड़ी देखी जाती है, जिसकी वजह से लोग पॉवर्टी की कंडीशन में आकर अपने आप को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, जो कि रहना चाहिए एक स्टेबल फॉर्म में, वो नहीं रख पाते। दैट्स द रीजन वाई पॉवर्टी इज हाई इन इंडिया। व्हाट आर द रीजंस ऑफ पॉवर्टी? कौन सी वजह से हमारे देश में पॉवर्टी का बढ़ना देखा गया है और किस वजह से हमारे देश में पॉवर्टी में बढ़त देखी गई? कौन से रीजंस ऐसे हैं जो डायरेक्टली पॉवर्टी को एग्जिस्टेंस में रखने में रिस्पॉन्सिबल हैं? ये सब टॉपिक्स हम आने वाले चैप्टर में बड़े डिटेल में देखेंगे। पॉइंट नंबर 5 है कंपल्सरी मैरिज। ये पॉइंट थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप का पॉइंट है, क्योंकि एक साइड से अगर आप इस पॉइंट को समझोगे तो ये मैरिज करना कोई एक नई बात नहीं है या कुछ ऐसी बात नहीं है जिसको करने से आप एक क्राइम कर रहे हो, इस तरह वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप उसके दूसरे एंगल से देखोगे, जो कि पॉपुलेशन बढ़ने के फैक्टर के साइड, तो उस तरह के एंगल से ये पॉइंट एक नेगेटिव फॉर्म में देखा गया है। तो कंपल्सरी मैरिज, जितने लोगों की मैरिज होगी, मैरिज होने के बाद, मैरिज होने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैरिज होने के बाद जो फैमिली साइज बढ़ने का या बढ़ाने का डिसीजन एक कपल लेते हैं, उसके ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, उसको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट हमारे भारत देश की कई सारे प्लान्स लेकर आई है इन ऑर्डर टू रेस्ट्रिक्ट द फैमिली साइज टू अ न्यूक्लियर फैमिली, और बहुत सारे स्लोगन्स भी बोले गए हैं कि हम दो हमारे दो, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली। इन अ नटशेल हम ये कह सकते हैं कि मोर मैरिजेस मीन्स मोर पॉपुलेशन। जितनी ज़्यादा शादियां होंगी उतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने के चांसेस रहेंगे। दो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सोशल नेसेसिटी, हालांकि ये हमारे समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर भी है पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में। पॉइंट नंबर 6, अर्ली मैरिज। इसका मतलब है कम आयु में या फिर कम एज में लड़का और लड़की का विवाह हो जाना। दिस कंडीशन वॉज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंस और बिफोर इंडिपेंडेंस टू। आज भी ऐसे कई स्टेट्स हैं और कई ऐसे एरियाज हैं इंडिया में जहां पर अर्ली मैरिज देखने को मिलती है। इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड कंसिडरेबली, अब उतना ज़्यादा देखने में नहीं मिलता, लेकिन थोड़े बहुत स्टेट्स ऐसे हैं जो अर्ली मैरिज अभी भी प्रैक्टिस करते हैं। देखते हैं ये पॉइंट क्या कहता है। नॉट ओनली मैरिज आर कंपल्सरी,
but also they take place at quite young age in India. जो एज में पढ़ाई लिखाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए, जो एज में मेच्योरिटी लेवल्स अभी लड़का और लड़की अटेन नहीं कर पाते, वो एज में उनकी शादी कर दी जाती है इंडिया में. This provides more time for females to give birth to children. In short, early marriages increases the possibility of high population. मतलब साफ साफ है, जितना जल्दी आप मैरिज करोगे उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी कि फैमिली साइज न्यूक्लियर नहीं बिग रहे. अर्ली मैरिजेस पॉपुलेशन यानी कि आबादी को बढ़ाने के साथ साथ एक और चीज़ को ज़्यादा बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन रखते हैं. वो ये हैं कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, वो रेट जो न्यू बॉर्न बेबीज़, जो छोटे बच्चे जैसा पैदा होते हैं, उनकी डेथ भी अर्ली मैरिज होने की वजह से ही होती है. सो दिस ऑल्सो कंट्रीब्यूट फॉर इट. पॉइंट नंबर 7 है रिलीजियस बिलीफ एंड सुपरस्टिशंस. पॉपुलेशन की जो इंक्रीजिंग ट्रेंड है उसको एक फैमिली के अंदर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाता है. बिकॉज एवरी चाइल्ड इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम द ऑलमाइटी. भगवान की देन माना जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो. अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो आपको कुछ गलत नहीं नज़र आएगा. एवरीबडी विशेस टू हैव अ चाइल्ड आफ्टर दे गेट मैरिड. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, कुछ गलत नहीं है उसमें. लेकिन अगर आप एक पॉपुलेशन बढ़ती हुई कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, जो कि इंडिया है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एवरी बर्थ ऑफ अ चाइल्ड is considered as a problematic situation for government. क्योंकि जितने ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी उतने बेटर फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाएगी. एंड नॉट ओनली गवर्नमेंट, एक इंडिविजुअल के लिए भी वो सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना मुश्किल हो जाएगा अगर उसकी फैमिली साइज बड़ी है तो. लेट अस सी, आइए देखते हैं कि ये पॉइंट में क्या कहा गया है. Most Indians, on account of their religious and social superstitious desire to have more children without bothering about their economic conditions. तो यहाँ पर हमारे पास कई फैमिलीज ऐसे हैं जो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को कंसिडरेशन में रखते हुए भी अपने फैमिली साइज को बड़ी रखने में बिलीव करते हैं, ऑन दी बिलीव एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिलीजन. ये एक हद तक सही है, लेकिन जब प्रॉब्लम आ जाए तो आपको ही फेस करनी पड़ती है. पॉइंट नंबर 8 जो कि हाई बर्थ रेट को कंट्रीब्यूट करता है वो है यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स. गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मेड अवेलेबल कराए गए लोगों को जो फैमिली साइज को बड़ा करते हैं, बड़ा रखने में कोई झिझक महसूस नहीं करते. लेकिन जब इस कॉन्ट्रासेप्टिव के कॉन्सेप्ट को जब इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, जब लोगों को इसके बारे में बताया गया तो रिजल्ट्स उतने एनकरेजिंग दिखाई नहीं दिए. दोज हु वर एजुकेटेड, जिसके पास नॉलेज थी, जिसके पास ये अंडरस्टैंडिंग थी कि इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, वही लोग समझ पाए. और लार्ज मास ऑफ पीपल, ज़्यादातर लोग जिनको समझना चाहिए था वो इसको नहीं समझ पाए. सो इट वॉज अ फेलियर. पॉइंट नंबर 1, कंट्रोल ओवर फेमाइन्स. लो डेथ रेट में जो फर्स्ट रीज़न कंट्रीब्यूट करता है डेथ रेट को लो रखने में, वो है कंट्रोल ओवर फेमाइन्स. फेमाइन्स एक ऐसी सिचुएशन को कहते हैं जहाँ पर पूरा सूखा पड़ जाता है, जहाँ पर पानी की एक बूंद भी दिखाई देना बहुत मुश्किल सा लगने लगता है. ऐसी सिचुएशन बहुत ज़्यादा देखने में मिलती थी इंडिया में बिफोर इंडिपेंडेंस. हमने और आपने हमारी लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, अगर आपको याद है तो, कि
हमारे देश में जो किसान हैं वो मॉनसून के ऊपर डिपेंड होते हैं। इंडियन फार्मर्स आर मॉनसून फेड। अगर पानी नहीं आया, मतलब बरसात अगर नहीं हो पाई, तो फसल पूरी खराब हो जाती थी। आज भी वो कंडीशन इंडिया में एग्जिस्टेंस में है, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स जो फार्मिंग करते हैं, नॉट ऑल फार्मर्स आर एबल टू हैव इरिगेशन फैसिलिटीज इन देयर फील्ड्स। बहुत कम फार्मर्स हैं जो ये आर्टिफिशियल मेथड्स अपने एग्रीकल्चर फील्ड्स में लगा पाते हैं इन ऑर्डर टू सप्लाई वाटर टू द फील्ड्स। तो फेमाइन्स एक सिचुएशन थी जो कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारे भारत देश में बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में स्प्रेड हुआ करती थी, मतलब देखने में पाई जाती थी। Sending funds instead of food, connecting farmers to markets, promoting democracy, and empowering women are the methods that reduced famines. फूड की जगह पे फंड्स को भेजा गया, पैसे भेजे गए ताकि लोगों के पास जो ये फेमाइन्स की कंडीशन देखने में आ रही थी उसको कंट्रोल में ला सके। ये फंड्स गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों की तरफ से भेजा गया और फार्मर्स को मार्केट तक कनेक्ट किया गया ताकि ये जो कंडीशन एग्रीकल्चर में उनको फेस करने को दिखाई देती थी, दैट शुड बी रिड्यूस्ड। और हमारा जो नेशनल इनकम को कंट्रीब्यूट करने का जो एकमात्र सेक्टर था वो प्राइमरी सेक्टर था, before independence and after independence also. Even today we agriculture sector contributes a percentage of 48 to 50% to India's national income, which is quite a high percentage. डेमोक्रेसी की कंडीशन जो कि हमारे भारत देश में पाई जाती है, पीपल्स रूल जिसको कहा गया है, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लोगों के शिकायतों को, लोगों के प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, और ये फेमाइन्स की जो प्रॉब्लम थी इसको ख़त्म किया गया। पॉइंट नंबर 2 जो कंट्रीब्यूट करता है लो डेथ रेट को इंडिया में कंसिडरेबल फॉर्म में रखने के लिए, वो है कंट्रोल ओवर एपिडेमिक्स। भारत देश में कई सारे ऐसी बीमारियां थी जिसकी मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। हमारा जो चिकित्सा का जो डिपार्टमेंट है वो उतना ज़्यादा उन्नति या प्रगति प्राप्त नहीं कर पाया था उन दिनों। तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी कि बहुत सारे लोग मर जाया करते थे क्योंकि उनके पास कोई दवाई ही उस बीमारी को ख़त्म करने की नहीं हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, हम हर चीज़, मतलब हर बीमारी की दवा निकालने में सक्षम होते गए, जिसमें सबसे बड़ी बीमारियां जो हमारे देश में देखने को मिलती थी वो थे कोलेरा एंड स्मॉल पॉक्स। इंडिपेंडेंस से पहले बहुत सारे लोग कोलेरा और स्मॉल पॉक्स, ये दो बीमारियों का शिकार हुआ करते थे और कई सारे लोग इसकी पीड़ा में अपनी जान भी गंवा बैठे। Now smallpox is completely eradicated and cholera is very much under control. तो ये एक हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। This all reduced the death rate in India. पॉइंट नंबर 3 है अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं डेथ रेट को रिड्यूस करने में। तो सबसे पहला फैक्टर है जो डेथ रेट रिड्यूस करने में कंट्रीब्यूट करता है वो है स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। जैसे जैसे एजुकेशन स्प्रेड होते गई वैसे वैसे लोगों को पता लगने लगा कि हमको डेथ से बचने के लिए किन चीज़ों को कंज्यूम करना चाहिए, न्यूट्रिशन वाले फूड का इम्पोर्टेंस क्या है, जिसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं, वो क्या होता है। वो अगर कंज्यूम हम करें तो हम डेथ को पोस्टपोन कर सकते हैं।
जो लोग माल न्यूट्रिशन की वजह से पहले मरा करते थे, आज वो लोग माल न्यूट्रिशन की वजह से नहीं मर रहे. सो इट इज़ बिकॉज ऑफ एजुकेशन पीपल आर नॉट डाइंग. This is how spread of education contributes in reducing the death rate. सेकेंड पॉइंट है एक्सपैंडेड मेडिकल फैसिलिटीज़. चिकित्सा के जो सहूलतें हैं, हॉस्पिटल के जो फैसिलिटीज़ हैं, वो भी ज़्यादा मात्रा में और बेहतर होते गए, जिसकी वजह से लोगों की जो डेथ रेट है, मरने का जो परसेंटेज है, वो गिरता चला गया. पॉइंट नंबर 3 है इम्प्रूव्ड सप्लाई ऑफ वाटर. ये बहुत बड़ी समस्या हमारे भारत देश में देखने को मिलती थी. जो पीने के लिए पानी लोगों को पहुंचाया जाता था या जो भी इस्तेमाल के लिए पानी लोग यूज़ किया करते थे, वो पानी में फ्लोरीन कंटेंट पाया जाता था, जिसकी वजह से लोगों में एक फ्लोरोसिस नाम की बीमारी पाई जाती थी, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियों में लोग पड़ जाते थे और बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती थी. दैट वाज अ पिक्चर. पॉइंट नंबर 4 है इम्प्रूवमेंट इन द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन. जो केमिकल कंपाउंड्स जो हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए ज़रूरी होते हैं, द केमिकल कंपाउंड्स विच आर एसेंशियल फॉर बॉडी बिल्डिंग सच एज विटामिन्स कह लो, प्रोटीन्स कह लो, कार्बोहाइड्रेट्स कह लो, या तरह तरह के विटामिन्स B1 B2, ये जितने भी विटामिन्स जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं, ये विटामिन्स का जो इनटेक है, जो हम खाने में जिसकी मात्रा कम हुआ करती थी, वो अब बढ़ने लगी. यही फैक्टर्स थे जो डेथ रेट को रिड्यूस करने में कंट्रीब्यूट कर रहे थे भारत देश में. इमिग्रेशन पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर भारत में नहीं बना, क्योंकि भारत एक प्रगतिशील देश है. इट इज़ अ डेवलपिंग कंट्री एंड इट इज़ नॉट अ डेवलप्ड कंट्री. यहाँ पर लोग दूसरे देश से आकर कमाने के लिए या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उन दिनों सेटल नहीं हुआ करते थे. So immigration did not have impact on population growth in India from the beginning. यही वो फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में भारत देश में रिस्पॉन्सिबल हैं. मैं आशा करता हूँ कि ये जो आंसर मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देख सकें और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकें. दैट्स इट फॉर टुडे. फिर मिलते हैं दूसरे आंसर के एक्सप्लेनेशन के साथ. तब तक स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू वेरी मच for watching this video.